बाजार बोलता है। FISDIS का डेटा क्या बोलता है उसको पढ़ लेते हैं, फिर टॉप गेनर्स लूजर्स और ग्लोबल इंडिसेस सभी पर जायज़ा लेंगे। लेकिन FISDIS का डेटा FIs की तरफ से तो इनक्रीजिंग चल ही नहीं रहा है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं, FIs ने फिर एक बड़ी सेलिंग की है 9,897 करोड़ रुपए की। 31,000 करोड़ के करीब की सेलिंग उनकी उन फ्राइडे से पहले जो 4 ट्रेडिंग सेशन थे उनमें हो चुकी थी। फ्राइडे का सेशन मिला लो तो करीब 40-41 हज़ार करोड़ रुपए की सेलिंग FIs की तरफ से आई है। DIs की जो बाइंग देखने के लिए मिल रही है वो 8,905 करोड़ रुपए की। DIs ही मार्केट को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सटेंट तक ही DIs का दम दिखेगा, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की सेलिंग दिख रही है वो काफ़ी डीप है। लगता है कि जैसे DIs को छोड़कर और कोई पॉकेट नहीं है जो कि दम दिखा पा रही है, क्योंकि रिटेल सेगमेंट इस समय फंस गया है अपने पुराने ही शेयरों में। वहाँ से उनको प्रॉफिट नहीं आ रहा तो वो री इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे। HNIs हैं, वो काफ़ी हद तक IPOs मार्केट में जा चुके हैं, और अगर सेकेंडरी मार्केट में हैं भी तो उनकी भी पोर्टफोलियो डाउन है, तो वहाँ से भी री इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मार्केट को फ्रेश राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो DIs दे पा रहे हैं, FIs नहीं दे रहे हैं, बाकी कोई पॉकेट नहीं दे रही है, इसलिए मार्केट में डिस्ट्रेस सेलिंग चल रही है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल क्या है, वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि जैसे कुछ परेशानी है पूरी दुनिया में। डाउ हरे में बंद हुआ, शंघाई शंघाई बंद चल रहा है, इसलिए वहाँ पर जो डेटा है वो आ नहीं रहा है। ये 30 सितंबर का ही डेटा 8% वाला। हैंसिंग में करीब 1.25% की बढ़ा देखने के लिए मिल रही है। निकाई करीब 2.5% ऊपर है, कोस्पी करीब 1.5% ऊपर है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी दुनिया में हर जगह निवेश हो रहा है एक्सेप्ट इंडिया। लेकिन देख लेते हैं आज टॉप गेनर्स जहाँ पर कौन से शेयर हैं जिनमें कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है। एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पर कि आज एस्ट्राजेनेका यहाँ पर विदेशी कंपनी है, 8% ऊपर है। टेक्नो इलेक्ट्रिक यहाँ पर करीब 6% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। बासफ यहाँ पर 4.5%, नेटको फार्मा 3.25%, लोधा डेवलपर करीब 3%। तो ज़्यादातर आज जो बाइंग दिख रही है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में या केमिकल कंपनीज़ में दिख रही है, वो भी जो इंटरनेशनली लिस्टेड हैं इंडियन मार्केट में भी इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं। साथ ही देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से शेयर हैं, तो उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आज कौन से शेयर गिर गए हैं। तो PGEL यहाँ पर करीब 8.5% की गिरावट है। बॉम्बे बर्मा यहाँ पर करीब 8% की गिरावट है। सनफ्लैग आयरन करीब 7%, त्रिवेणी 6.5%, दीपक फर्टिलाइज़र करीब 6.25%। सारा ही मिड कैप बहुत बुरी तरह से इसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कोई स्ट्रेंथ नहीं है किसी भी मिड कैप शेयर में, ज़्यादातर सभी लाल निशान में चल रहे हैं। अंशुल जी, ग्लोबल मार्केट में एक जो बड़ी खबर वो है ये है कि सऊदी अरब ने एशियन देशों के लिए क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ा दी हैं। सऊदी जो कि प्रीमियम चार्ज करता था करीब 1.3 पर बैरल का, उस प्रीमियम को बढ़ाया उन्होंने 90 सेंट से, यानी कि अब जो प्रीमियम चार्ज होगा वो $2.2 पर बैरल होगा एशियन कंट्री से। मतलब एशियन कंट्री अगर कोई सऊदी से क्रूड खरीदने जाता है तो उसको जो बेंचमार्क जो कि हम देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड है, WTI क्रूड है, उनके रेट से भी प्रीमियम देना होगा $2.2 पर बैरल का। वहीं अगर अमेरिका और यूरोप खरीदने जाएंगे तो उनको डिस्काउंट मिलेगा। सर, ये अच्छी खबर तो नहीं है रिफाइनरी कंपनीज़ के लिए, लाइक MRPL, चेन्नई पेट्रो, रिलायंस, HPCL, BPCL, IOC। रिलायंस तो किसी तरह से मैनेज कर लेता है, लेकिन बाकी कंपनियां इतनी जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर पाती हैं इधर उधर। सर, कैसे देख रहे हैं रिफाइनरी कंपनीज़ को? देखिए, रिफाइनरी कंपनी में हमको IOC काफी अच्छी लग रही है। IOC हम बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहे हैं, 162 रुपए की रेंज में कहीं भी मिलता है तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म पिक रहेगा। बाकी HPCL, BPCL, रिलायंस भी हमको ठीक लग रहा है। लेकिन जो न्यूज आप बता रहे हैं, देखिए इसको केवल क्रूड ऑयल प्राइस के तौर पे नहीं, इसको घबराहट के तौर पे देखना चाहिए। देखिए, सऊदी के पास अपनी कोई बहुत बड़ी फौज नहीं है और डिफेंस के लिए वो US पे डिपेंड करता है। यही कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन हुआ था कि हम ऑयल सप्लाई बना के रखेंगे और आपको जो है हमको मतलब डिफेंस नीड्स हमारी आपको फिटर करना है। यानी अब सऊदी को भी ये लगने लगा है कि जो मिडिल ईस्ट में जो झगड़ा चल रहा है ये थोड़ा सा स्पिल ओवर है। जी। अंशुल चाहता जी हूँ से जी। तो इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि घबराहट अब बढ़ रही है इस युद्ध को लेके।
और आपका क्रूड में थोड़ी सी और प्राइस राइज हो सकती है, बट इवेंचुअली क्रूड के प्राइसेस नीचे आते हुए दिखेंगे। और जो प्रीमियम है ये शॉर्ट टर्म घबराहट के तौर पे है, ये बहुत लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करेगा। इस वजह से जो डिस्काउंटेड में ये आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल मिल रहा है, ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में सरप्राइजिंगली पॉजिटिव हैं जनरली। तो अंशुल जी आजकल मार्केट से पहले इन्होंने बोल दिया था, खैर इवन ये मैं मानूंगा अंशुल जी, आपकी तारीफ़ है इस चीज़ के लिए कि आपने पीएसयू शेयर्स पर बोला, जितने भी डिफेंस और रेलवे वगैरह शेयर है, और आप उस बात पर अड़िग रहे, आपने कभी भी इनको बाय करने की सलाह नहीं दी बजट के बाद आई बिलीव। और आपने ज़्यादातर जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स थे उनको लेकर भी आपका व्यू जो था वो बहुत पॉजिटिव नहीं था। आपने बहुत ही सेलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप को पॉजिटिव बताया, अदरवाइज सभी को आपने सेल रडार पर ही रखा और उसका इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं आज। कुछ एक घरेलू खबरें भी देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया आज इसमें भी काउंटर में तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बैंक गारंटी के लिए कंपनी को नोटिस दिया है और कंपनी को 24,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी है। कंपनी पहले ही डीओटी से ये गुहार लगा चुकी है कि आप बैंक गारंटी ना ही मांगे तो अच्छा रहेगा। उनकी ये गुहार थी और बैंक गारंटी उनको देनी है आने वाले स्पेक्ट्रम पेमेंट को लेकर, जो कि नेक्स्ट ईयर से ड्यू होना है। तो उनको एक साल पहले ये बैंक गारंटी अपनी सबमिट करनी थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में, लेकिन वो अभी तक सबमिट नहीं की है, तो उनको नोटिस चला गया। हालांकि डीओटी के पास उनकी ऑलरेडी रिक्वेस्ट भी गई हुई है कि आप बैंक गारंटी ना मांगे, तो उसको लेकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम अभी कंसीडर भी कर रहा है उनकी इस रिक्वेस्ट को। हालांकि उनकी वित्त मंत्रालय से बात भी चल रही है, तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये नोटिस तो चला गया जो फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि एक डेडलाइन तक आपने बैंक गारंटी नहीं दिया तो नोटिस भेजना उनका एक कह सकते हैं अधिकार है, लेकिन उनको कंसीडर करना कि बैंक गारंटी लेनी है या नहीं लेनी है वो सरकार का भी फैसला होगा। तो इसमें किस तरह से सरकार इन्वॉल्व होगी और फैसला लेगी, उस पर आने वाले समय में ही कुछ स्पष्टता दिखेगी। सर वोडाफोन आइडिया आपको क्या लग रहा है ऑन चार्ट्स, ऑन ग्राउंड डेटा के बेसिस पर? देखिए विवेक जी, जिस दिन बिरला जी ने शेयर बाय किए थे उस दिन भी मैंने कहा था कि आपका हार्ड अर्न मनी इस काउंटर में नहीं होना चाहिए। उनके लिए ये पूरा जीरो भी हो जाता है तो चना मुरमुरा है, आपके लिए पूरी हार्ड अर्न मनी आपकी शायद 50-60% कैपिटल होगी, आप सस्ता देख के अगर खरीद रहे हैं तो। मैं अभी भी अवॉइड की लिस्ट में ही हूँ। मेरे को ये 5.68 का जो स्विंग लो था 1 मार्च 2023 को, जो 5.8 का स्विंग लो बना था, ये मुझे आता हुआ दिख रहा है। बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके नीचे जो जेपी मॉर्गन का शायद 2 रुपए का टारगेट है, वो भी अगर ये स्टॉक टेस्ट कर लेता है तो मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। कंटिन्यूसली इस काउंटर को अवॉइड की सलाह दे रहा हूँ, या अगर है तो आप सेल कर लीजिए, नहीं है तो अवॉइड करने की सलाह है। तो अभी भी 5.6 लेवल आता हुआ दिख रहा है तो बेचने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी तरह की राइस मिलती है एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा इस काउंटर से। बिल्कुल, तो एग्ज़िट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा इस काउंटर से। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि सेलिंग इस समय इंटेंस देखने के लिए मिले, 9 रुपये 10 पैसे के आसपास ये काउंटर आ चुका है। लेकिन अंशुल जी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम लास्ट वीक भी बात कर रहे थे, डेवलपमेंट ये है कि एग्ज़िट पोल के रिजल्ट्स आए हरियाणा में और जम्मू कश्मीर के लिए, और वहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, ऐसे एग्जिट पोल बता रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि अब्दुल्ला जी की पार्टी है वो आगे चल रही है एज़ पर द डेटा, जो कि पोलिस्टर्स के डेटा देखने के लिए मिले हैं। हालांकि नतीजे जो होंगे वो चुनाव के कल आते हुए दिखाई दे जाएंगे, स्पष्ट पता लग जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन सर उसका एक इम्पैक्ट जरूर देखने के लिए मिलता है। ये जो मार्केट में इंट्रिंसिक सेलिंग है, अगर मैं दुनिया भर के बाजार देखूं तो ऐसा नहीं कि इजराइल ईरान की टेंशन सबसे ज़्यादा इंडिया को ही होनी चाहिए, इनका तो बॉर्डर भी नहीं लगता सर। लेकिन दुनिया भर के बाजार ग्रीन है, हम ही रेड में चल रहे हैं और कई दिन से रेड में चल रहे हैं। सर ये यही बातें हैं जो कि छिपी हुई हैं कि वैल्यूएशन को लेकर एक बात थी, आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका प्रदर्शन स्टेट में जाकर थोड़ा ख़राब होता जा रहा है, सेंटर में भी उनका इस तीसरी टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, और तीसरा कि इंडियन इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं चाइना की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। कैसे देख रहे हैं सर बीजेपी लेड जुड़े हुए जो अदानी समूह के शेयर हैं, लाइक अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयर? देखिए विवेक जी, इसको दोनों तीनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। एक है स्टेट लेवल इलेक्शन, तो एंटी इनकम्बेंसी थी, ये 2-3 साल 4 साल रहेगी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो बीजेपी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक तरफा
जीतते आ रहे थे, तो इसको करेक्शन की तरह मानिए कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है और फिर नए हाइस बनेंगे। तो बीजेपी के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। जहां जहां एंटी इंकम्बेंसी है वहां पे थोड़ा सा एक आध बार के लिए ऊपर नीचे होगा, बट इवेंचुअली वापस से आप सरकार में आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा उसकी सेलिंग नहीं है। दूसरा, जो चाइना की बात हो रही है, आप चाइना का मार्केट देखिए, कोई भी इमर्जिंग मार्केट 25% या इस तरीके से एकदम से 5-7 दिन में बढ़ जाए, तो ये अपने आप में डाउट्स रेज करता है। अब चाइना का जो स्टिमुलस है वो कोई इकोनॉमी या बिजनेस के लिए नहीं है, वो गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि आपके गिरे हुए शेयर्स आप खरीद लो, और बाईबैक करने के लिए हम आपको स्टिमुलस दे रहे हैं। तो ये लोन के तौर पे आप अपने ही शेयर बाईबैक कर रहे हो, इवेंचुअली लोन को पे बैक भी तो करना होगा। वो तो तभी पे बैक होगा जब आपकी कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी, तभी आप वापस करोगे। तो इसको इस तरीके से समझिए, ये पहला डायरेक्ट स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टिमुलस पैकेज है जो किसी भी दुनिया की किसी भी सरकार ने दिया हो। ये सिर्फ चाइना में हो सकता है या फिर रशिया जैसी कंट्री में हो सकता है जहाँ ऑटोक्रेसी है। बाकी जगह डेमोक्रेसी है बड़े मार्केट्स में, तो वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इसको वन ऑफ की तरह देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पैसा चाइना में जाएगा, और उसकी वजह ये भी है, जैकमा का आईपीओ आ रहा था, जो जैकमा की कंपनी का, अचानक वो गायब हो गए। तो इन्वेस्टर्स ये भी देखते हैं कि आपका जब प्रमोटर को ही आप गायब कर देंगे, तो वो कंपनी भी गायब हो सकती है, मेरा पैसा भी एक दिन में गायब हो सकता है। और वहीं इंडिया में सारी चीजें डेमोक्रेसी से चलते हैं, तो पैसा बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होगा। केवल लास्ट वीक भी मैंने आपको नोटिस कराया था कि एफआईआई की पोजीशन जो है वो एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में है। लास्ट टाइम हम जहाँ पीक आउट हुए थे उसी के आसपास है। हम्म। इनकी जो सेलिंग आई है इसमें हम ऑलमोस्ट न्यूट्रल आ चुके हैं। नेट बेसिस पे देखें तो 1,500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, ग्रॉस बेसिस पे देखें तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है ऑन द फ्यूचर्स। तो इस और डेटा को एडजस्ट होने में 3 से 4 दिन लगेंगे, उसके बाद जाके डेटा न्यूट्रल टू थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा, मार्केट को सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बहुत ज्यादा, चूंकि फॉल शार्प रही है, तो हम वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डेटा पढ़ें तो वजह एक ही थी कि एफआईआई एक्सट्रीम ओवरबॉट थी और डीआईआई साइड लाइन पे खड़ा था। ये करेक्शन दोनों को अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने कैश को डिप्लॉय करने के लिए। तो वापस से मार्केट में नए हाई बनते हुए दिखेंगे, लेकिन इस नए हाई में मिड कैप स्मॉल कैप पिटते हुए दिखेंगे और लार्ज कैप में नए हाई बनेंगे। तो आपका पैसा भी लार्ज कैप में होना चाहिए। सर फर्स्ट तो लोग अब मिड कैप स्मॉल कैप में गए हैं, लॉस काटना बहुत मुश्किल होता है। पर जो आप बता रहे हैं बिल्कुल तर्कसंगत है कि लार्ज इंडेक्स के हाई लगेंगे, ये तो सर और ख़राब हो जाएगा, लोगों का दर्द और बढ़ जाएगा। जैसा कि आज ये तो दर्द की स्टार्टिंग है कि अब तो खैर सेंसेक्स निफ्टी भी रेड में आ गए हैं, और निफ्टी ने 25,000 का लेवल भी तोड़ दिया, 24,921 पर आ गया है निफ्टी इस समय। लेकिन ये दर्द और बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का भी सेंसेक्स उतना डाउन नहीं है। सेंसेक्स अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो 0.25 0.3% इतना ही डाउन है, लेकिन अगर आप शेयर्स देखेंगे तो 6-7% उठ चुके हैं। ये ज़्यादा पेनफुल है। लेकिन कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं सर। खबरें काफ़ी हैं और उनका जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देखें तो एक खबर जो कि एटीजीएल पर आई है सर, अहमदाबाद में इन्होंने भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्लांट शुरू किया है। हालांकि अदानी समूह को लेकर आपकी राय, और एटीजीएल को लेकर चूंकि सबसे बड़ा हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्लांट शुरू कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, थोड़ा सा ये इजराइल वॉर का इफेक्ट हाउस ऑफ टाटा और हाउस ऑफ अदानी पे क्लियरली विजिबली दिख रहा है। तो ये थोड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल आ जाएगा। तो डिप्स पे अदानी में अच्छे शेयरों में आपका बाइंग का मौका मिलेगा। मैं अगेन एटीजीएल और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन इस पे हमेशा से नेगेटिव रहा हूं, और उसकी वजह चार्ट ही है। अब देखिए, अदानी का जो 2 बार फियस्को हुआ, दोनों बार में स्टॉक्स ने नए हाई बना लिए, लेकिन एटीजीएल अपने हाई से अभी भी ऑलमोस्ट 81% नीचे है। तो अगर इतना ही सब चीज अच्छा है तो फिर ये स्टॉक 81% नीचे क्यों है? तो अदानी एटीजीएल और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ये मेरी वॉच लिस्ट में भी नहीं आते हैं, क्योंकि मोर देन 50% कोई भी स्टॉक गिरता है तो वॉच लिस्ट से मैं हटा देता हूँ। ये तो 80% नीचे है। और अभी भी इसमें एक बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन है। जो एक मेजर सपोर्ट था जब ये सेकेंड टाइम ये हिंडनबर्ग का आया था, उसका लो था 752, उसको भी तोड़ दिया है स्टॉक ने। तो एक बार के लिए नीचे में 708 और उसके नीचे 559 आता हुआ दिख रहा है। तो एटीजीएल से तो क्लियरली एग्जिट की सलाह है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन से भी निकल जाना चाहिए अगर अदानी में रहना है। वैल्यू इन्वेस्टर है तो अदानी पावर बहुत गिरे हुए रेटों में मिल रहा है, एक्यूमुलेट करना चालू कीजिए। मोमेंटम 705 के ऊपर आएगा तो मोमेंटम प्लेयर 705 के बाद घुसे, वैल्यू प्लेयर करंट मार्केट प्राइस से डीप डिस्काउंट में है
तो स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। फिर अदानी पोर्ट तो इनका फ्लैगशिप कंपनी है, तो उसमें भी बाइंग देख सकते हैं। बिल्कुल, दर्शकों के सवाल भी लेना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और जो बिज़नेस अपडेट्स आए हैं, हालांकि ये लार्ज कैप कंपनीज़ के लिए हैं सर। टाइटन का बिज़नेस अपडेट आया Q2 को लेकर। उनकी रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, ज्वेलरी सेगमेंट में 26%, घड़ी सेगमेंट जो वॉच वाला होता है उसमें 20%, आई केयर सेगमेंट में 6% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। कैसे देख रहे हैं सर टाइटन ऑन चार्ट्स? देखिए विवेक जी, टाइटन में एक छोटा सा मेरा व्यू बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि मंथली चार्ट में डिमांड जोन से इसने लास्ट मंथ में पिकअप दिया था, लेकिन अक्टूबर के महीने में अब ये मार्केट के प्रेशर की वजह से आया है या क्यों आया है क्लियर नहीं है। लेकिन पूरे सितंबर की जो कैंडल थी बुलिश, उसको नेगेट कर दिया मंथली चार्ट पे। तो मैं फिलहाल इस पे वेट एंड वॉच का अप्रोच रखूंगा। अगर ये फाइनली 3820 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए, तब ये 4200 और 4300 की लेवल आपको दिखाएगा। लेकिन जब तक 3820 नहीं क्रॉस करता है, मैं अवॉइड की सलाह दूंगा कि ये कंसोलिडेशन में जाता हुआ ज्यादा दिख रहा है स्टॉक। गिरावट भी बहुत ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन कंसोलिडेशन में जाने की उम्मीद बढ़ती जा रही है, और ये कंसोलिडेशन 4-6 महीने चल सकता है। तो 3820 का अलर्ट लगाइए, ये लेवल निकलता है तो फिर स्टॉक में 4300 तक की तेजी बनेगी। तब तक के लिए थोड़ा सा रुक के वेट करके वॉच करके देखिए। वीकली चार्ट पे कहीं भी रिवर्सल बनता है तो फिर हम बाई की सलाह देंगे, तो फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेते हुए चलते हैं सर। एक दर्शक हैं हमारे, वो HCC पर सवाल पूछ रहे हैं। उनके पास 46 रुपये 67 पैसे के हैं और GMR पावर 153 रुपये के हैं, क्या करें सर? देखिए HCC में पुल बैक आया है और काफी अच्छा पुल बैक आया है। इस पुल बैक में आपको एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। अगर कहीं भी एक्सटेंड हो जाता है, पिछले 8-10 दिन में अगर देखें तो मार्केट बहुत तेजी से गिरा है, लेकिन ये स्टॉक पूरी तरीके से होल्ड किया है, बल्कि थोड़ा सा सस्टेन भी किया है। तो स्टॉक में जो पुल बैक थी वो कंप्लीट होके डाउन ट्रेंड इनिशिएट हो रहा है। अब 3 डाउन डेज हो चुके हैं, तो एक पुल बैक का वेट करना चाहिए आपको। अगर ये पुल बैक मिलता है 40.5 तक, तो आपको स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि वो लेवल है जहां से वापस से लिक्विडेशन आएगा, और नीचे में ये स्टॉक आपको आराम से 30 रुपए 50 पैसे मिल सकता है। तो आउटराइट एग्जिट की सलाह नहीं है, पुल बैक मिलता है तो एग्जिट करना चाहिए। नीचे में 30 रुपए 50 पैसे आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, एक हमारी दर्शक हैं साबिहा सईद। उनका कहना है कि इनके पास कैम्प्स के सर कुछ शेयर हैं एट द रेट ऑफ 4500, और ONGC के इनके पास कुछ शेयर हैं 298 के। प्लीज़ सजेस्ट करें क्या स्टॉप लॉस लगाने चाहिए और कुछ टारगेट्स हैं क्या? देखिए कैम से आप चाहें तो एक बार के लिए एग्जिट कर सकते हैं। नीचे में आपको 3750 में दोबारा एंट्री का मौका मिलेगा, और वो बहुत अच्छा रेट होगा फ्रेश बाइंग के लिए। तो ये 300 रुपए आप अपना बचा सकते हैं, एक बार निकल के नीचे में मिलता है तो वापस री एंट्री कर सकते हैं। कैम्स फिलहाल के लिए एग्जिट है, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। और ONGC पर सर? और देखिए ओएनजीसी क्लियरली एग्जिट की सलाह है। फिलहाल ये जो क्रूड का ये चल रहा है, ये ओएनजीसी को काफी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, और फ्लैगिश एक्शन है। तो ये स्टॉक में हाई लाइकली है कि नीचे में 234 ऑड लेवल्स आपको मिल सकते हैं, एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए। बिल्कुल, एक हमारी दर्शक हैं सोनी कुमारी जी, वो पूछ रही हैं सर JP पावर पर 20 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, ऐड करें या लॉस बुक करें? और बजाज हिंदुस्तान पर भी इनका सवाल है, 39 रुपये पर लिया हुआ है इन्होंने, क्या करना है सर? देखिए जेपी पावर में तो आप अगर लॉस बुक कर लेंगे तो बहुत बेटर है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ कंपनी बहुत खराब है, और चार्ट भी उतने ही खराब दिख रहे हैं। नीचे में स्टॉक 16 रुपए 70 पैसे जब तोड़ेगा तो वापस से इसका जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होने लगेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आउटराइट एग्जिट करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अपना पैसा बचा लेंगे। जेपी पावर इज अ क्लियर एग्जिट। दूसरा काउंटर एक बार रिपीट करेंगे विवेक जी। दूसरा काउंटर सर बजाज हिंदुस्तान। देखिए ये काउंटर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। शक्कर में तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। फिलहाल ये करेक्टिव ट्रेंड में है, 4 डाउन डेज हो चुके हैं। मेजर सपोर्ट जोन 37 रुपीज के आसपास है, तो 3710 पे एक बार बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। पुल बैक पे लेवल वॉच कीजिएगा 42। अगर वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो 37 वाले को वहां पे बुक कर लीजिएगा। लेकिन अगर 42 स्लाइस थ्रू कर देता है तो 50 रुपए तक ये काउंटर आ सकता है। तो आपको 2 काम करना है, 3710 के पास बाई करना है, या है तो एवरेज करना है। 42 पे उस क्वांटिटी को एक बार दोबारा सवाल पूछना है कि रेजिस्टेंस ले रहा है तो एग्जिट, नहीं तो स्लाइस थ्रू करते हुए 50।
ये काम आपको करना है, इस चीज को नोट करके रखिए। बिल्कुल। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं एसबीआई कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर सनी अग्रवाल जी। सनी सर, गुड मॉर्निंग सर। आज सभी दर्शक एक ही सवाल पूछ रहे हैं, काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, और सवाल सभी का एक है कि इंडेक्स चल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहा है। सब मिड कैप स्मॉल कैप पर आपका व्यू क्या है? ये डेफिनेटली विवेक जी, कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर मार्केट था वहाँ मार्केट में मोमेंटम कहीं ना कहीं लूज हुआ है। इनफैक्ट ये आज की बात नहीं है, पिछले 2-3 हफ्तों से अगर आप देखोगे, जी। हालांकि मार्केट नया है बना रहा था, बट जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक थे वहाँ कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट बुकिंग के साइंस क्लियरली नजर आ रहे थे। और मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं सेलिंग एग्रीवेट होने का कारण एक ये भी रहा है कि सेबी ने जिस तरह से ईएसएम मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं फॉर एसएमई स्टॉक बिलो 1,000 करोड़ मार्केट कैप, उसके चलते मुझे लगता है कि स्ट्रीट को कहीं ना कहीं फियर है कि जो बाकी के जो स्टॉक्स है स्मॉल कैप मिड कैप, जहां बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रनअप देखा है हमने पिछले साल भर में, वहां कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक देखने मिला है और प्रॉफिट बुकिंग आज देखने मिल रही है। आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका रहेगा। जो क्वालिटी बिजनेसेस है, डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही जा करके आपको लेना है, बट ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1.5 to 2 month जो अच्छे क्वालिटी बिजनेसेस हैं, जहाँ नैरेटिव नहीं इनफैक्ट नंबर्स आ रहे हैं, वैसे यूनिवर्स की लिस्ट बनाए, और डेफिनेटली ये स्टॉक में मुझे लगता है कि एक मौका बनेगा लोअर लेवल्स पर ऐड करने का। बिल्कुल। कुछ एक और बिजनेस अपडेट्स भी लेते हुए चलते हैं सर। इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक यहाँ पर सनी सर, Q2 एडवांस ग्रोथ इंडसइंड बैंक की 13%, डिपॉजिट ग्रोथ 15% देखने के लिए मिली। कासा डिपॉजिट करीब 36.7% से गिरकर 35.9% हुए हैं। कासा डिपॉजिट थोड़ा सा कॉज ऑफ ए कंसर्न है। सेम लगभग कहानी फेडरल बैंक की भी है सर। एडवांस ग्रोथ 19%, डिपॉजिट ग्रोथ 16%, लेकिन कासा डिपॉजिट 31.17% से गिरकर 30.07, यानी कि करीब करीब 110 बेसिस पॉइंट की गिरावट इनके कासा डिपॉजिट में देखने के लिए मिली है। वहीं इंडसइंड बैंक के कासा डिपॉजिट में करीब 80 बेसिस पॉइंट का डिप। सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इस बार भी थोड़े से प्रेशर में रहेंगे या पीक के पास ही रहेंगे? या डेफिनेटली आई थिंक जितने भी अब तक बैंक के प्रोविजनल अपडेट आए हैं, कहीं ना कहीं डिपॉजिट ग्रोथ इज लैगिंग बिहाइंड द एडवांसेस ग्रोथ, और कासा सभी का गिरा है। मुझे लगता है कि नीम अगेन प्रेशर में रह सकते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट एसेट क्वालिटी, स्पेशली ऑन माइक्रो फाइनेंस बुक और जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, वो एक की मॉनिटरेबल रहेगा, उसे देखना होगा। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली काइंड ऑफ मिक्स सेट ऑफ नंबर्स रहेंगे, जहां हम डिपॉजिट और एडवांसेस ग्रोथ इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन देखेंगे, बट थोड़ा मार्जिन में प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। जी। एक हमारे साथ दर्शक हैं प्रदीप गुप्ता जी, उनका सवाल है सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। इन्होंने 500 क्वांटिटी ली थी 163 की, अंशुल जी, और वो लगातार लोअर सर्किट लगता जा रहा है, 140 के भाव पर आ गया है। अब क्या करें सर? मौका मिल पाएगा इनको एग्जिट का? और मिले भी तो क्या नीचे के लेवल पर एग्जिट ही करें या एवरेज करें या उसको रख लें सर? आई थिंक बजाज, जी सर, अंशुल सनी जी सर के लिए, बताएं। अंशुल जी प्लीज आप। जी एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे विवेक सर, जी, मैं बजाज मिस कर। हाउसिंग फाइनेंस, अंशुल जी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक आईपीओ का जब ये रिवर्सल आ रहा था, तब भी मैं कह रहा था कि अपना आईपीओ देगा, जो लो है इसको तोड़ेगा, आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। आई गेस लास्ट 2 वीक्स में मैंने इस पे सेल की सलाह दी है, और अभी भी मेरी सेल की सलाह है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक नीचे में कहीं भी 120 110 तक आ सकता है, उसके बाद ये बेस बनाना स्टार्ट करेगा। तो फिलहाल के लिए एग्जिट की सलाह है, जितनी जल्दी निकलेंगे उतना अपना पैसा बचा लेंगे। जी सनी सर, आप भी कुछ कह रहे थे सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। जी, मैं वही कह रहा था कि वैल्यूएशन के लिहाज से डेफिनेटली जब 150 के आसपास लिस्ट हुआ था, तो एक एग्जॉर्बिटेंटली हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट हुआ था बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आई थिंक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से कोई दो राय नहीं है कि काफी अच्छी ग्रोथ आगे जा करके स्टॉक देने की पोटेंशियल रखता है। हालांकि वैल्यूएशन डेफिनेटली काफी एक्सपेंसिव थे, तो थोड़ा सा बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी होगी इसमें, तो और एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट हॉराइजन थोड़ा लंबा रखना।